जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के सैंपल पेपर को लेकर के। जो हमारा सेशन किसका है, 2025-2026 का पेपर है। ये क्लास 12 बायोलॉजी सीबीएसई बोर्ड का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले ये मैक्सिमम कितना मार्क्स का कवर करेगा, ये 70 मार्क्स को कवर करने वाला पेपर है ये। उसके बाद से बात करें हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन का लेकर के, जिस तरीके से बोर्ड में आएगा तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। द क्वेश्चन पेपर हैज 5 section and 33 question total. Section A has 16 question of 1 mark each. Section B has 5 question of 2 mark each. Section C has 7 question of 3 marks each. Section D has 2 case-based question of 4 marks each, and Section E has 3 question of 5 marks each. There is no overall choice. Answer all 33 question. However, internal choice have been provided in the some question. बता रहा है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर और करके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जा सकता है। अ स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव इन सच क्वेश्चन। अगर जहां पे और करके क्वेश्चन दे रहा है तो वहां पे केवल आपको एक अटेंड करना है। वेर एवर नेसेसरी नीट एंड प्रॉपरली लेबल डायग्राम शुड बी ड्रॉन। अगर जहां पे डायग्राम की जरूरत है तो वहां पे नीट और प्रॉपर तरीके से एक डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट कर सकते सैंपल पेपर को लेकर के। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, ये हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन है। द मेल गैमिट आर फॉर्म बाय। मेल गैमिट कैसे बनता है? तो मेल गैमिट बनता है, पहला ऑप्शन दिया है माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, मियोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल, मियोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल। तो इसका आंसर हमारा होगा आंसर सी, माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड करके बनाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है इसके पास दो टाइप्स के सेल होते हैं। एक बड़ा सा जो होता है वो जनरेटिव सेल होता है, और एक छोटा सा जो होता है, सॉरी, बड़ा सा जो होता है वो वेजिटेटिव सेल होता है, और एक छोटा सा होता है उसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल्स बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल का काम होता है इसको न्यूट्रिएंट देना, और जनरेटिव सेल आगे चल के डिवाइड करती है, माइटोसिस डिवीजन करती है। तो यहाँ पे दो सेल बनाती है, और ये दोनों सेल क्या होता है, मेल गैमिट बनाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बता रहा है कि इसमें से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बनता है। तो इसका आंसर हमारा होगा अ मेल गैमिट एंड टू पोलर न्यूक्लियाई। एक मेल गैमिट की फ्यूजन होने से और दो पोलर न्यूक्लियाई की फ्यूजन होने से बनता है। कुछ इस तरीके का एम्ब्रियो सैक होता है। यहाँ पे हमारे पास होते हैं एक सेल होता है, और यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ऊपर साइनर्जिड होता है। तो इसमें से एक हमारा क्या होता है, मेल गैमिट निकलता है यहाँ पे जा करके, और इसके साथ जब फ्यूजन होता है तो यहाँ पे तीन न्यूक्लियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी 3n हो जाती है, और ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय सिक्रेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। बता रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल स्टिमुलेटेड बाय सिक्रेशन ऑफ व्हिच, मतलब जो हमारा जो फीमेल्स के अंदर ग्राफियन फॉलिकल बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, तो किसके सिक्रेशन से ये चीजें होती हैं? तो ये होता है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच वजह से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ये प्रोसेस हो पाता है, एफएसएच एंड एलएच की वजह से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट ऑफ, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था ऑन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का थर्मल स्टेबिलिटी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा फ्रेडरिक ग्रिफिथ होंगे। ऑप्शन सी जो हमारा ये सही है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। शॉर्ट स्टेचेस ऑफ डीएनए यूज्ड टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन अ सैंपल और कॉल्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रूव, प्रोब बोलते हैं, प्रोब में इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, तो मैं आपको बता चलता हूं। देखिए इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहला दिया है, सबसे इसमें पहला दिया है ए, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सही है।
व्हेन अ फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज द डिफरेंस डायरेक्शन इंडिकेट द एक्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। बता रहा है कि जब भी फ्रीक्वेंसी अलग आएगा, जो फ्रीक्वेंसी होता है 1 आ रहा है, वो अगर डिफरेंट आया तो इवोल्यूशनरी चेंजेस मतलब इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी सही है। सी वाला हमारा ऑप्शन है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल सेज दैट फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड आर कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये क्या बताता है कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल बोलते हैं कि फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड आर कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, बट ये गलत है। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही होगा। और हमारा क्या बोलते हैं, डी वाला ऑप्शन क्या था, जीन पुल टोटल जीन इन द एंड द एलील इन द पॉपुलेशन रिमेंस कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसी को जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सम टोटल ऑफ द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की जो पॉइंट सही है, ऑप्शन इसके हिसाब से ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या है, इनकरेक्ट है। Albinism is known to be due to an autosomal recessive mutation. The first child of the couple with normal skin pigmentation was an albino. What is the probability that their second child will also be an albino? तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा 25%, क्योंकि ये हमारा क्या है, ऑटोजोमल रेसेसिव म्यूटेशन है, ऑटोजोमल रिलेटेड है। और इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला लगेगा, बट इसको हम डायरेक्ट करते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए। इसके ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर के। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इन द क्रिकेट स्पीसीज द साउंड प्रोड्यूस बाय रबिंग द विंग्स और लेग्स टुगेदर प्ले अ क्रूशियल रोल इन अट्रैक्टिंग मेट्स। क्या होता रहा है, इन क्रिकेट स्पीसीज मतलब जो इस क्रिकेट की स्पीसीज होती है, जो झिंगुर होता है, उनके स्पीसीज के बारे में बात हो रहा है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग द विंग्स और लेग्स मतलब उनके विंग्स को रब करने की वजह से और लेग्स के वजह से टुगेदर प्ले अ क्रूशियल रोल इन अट्रैक्टिंग द मेट्स। इसकी वजह से क्या होता है, वो मेटिंग करने के लिए दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एनी चेंज इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रिकेट लेग्स कुड पोटेंशियली अफेक्ट देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। अब क्या होता है कि इनके पैर के अंदर कोई भी दिक्कत आता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं होते हैं। और म्यूटेंट क्रिकेट हैड थिकर एंड हिंड लेग्स, व्हाट वुड यू एक्सेप्ट फॉर दिस क्रिकेट स्पीसीज। बता रहा है कि अब उसके बाद आपको क्या, द लेग म्यूटेशन विल नॉट लीड टू स्पेसिएशन इफ दे डाइवर्सिफाई इनटू न्यू हैबिटेट। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि पहला ऑप्शन क्या है, द लेग म्यूटेशन विल नॉट लीड टू स्पेसिएशन इफ दे डाइवर्सिफाई इनटू न्यू हैबिटेट। मतलब बता रहा है कि अगर पैर में कोई दिक्कत हुआ तो उसकी वजह से कोई स्पेसिएशन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। The leg mutation will have little effect on the external feature and therefore have little effect on the speciation. लेग इफेक्ट मतलब न्यू लेग के म्यूटेशन होने की वजह से, लेग में गड़बड़ी होने की वजह से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये भी गलत है। द लेग म्यूटेशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन बिहेवियर, ये तो पहले से गलत है, कोई इफेक्ट ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड हमारा ऑप्शन क्या है, द लेग म्यूटेशन माइट लीड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड स्पेसिएशन ड्यू टू द इफेक्ट ऑन द मेटिंग कॉल। ऑप्शन डी हमारा सही है। ये क्या बताता है कि लेग में गड़बड़ी होने की वजह से अब वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो पर्टिकुलर मेटिंग करने के लिए, वो रिप्रोड्यूस करने के लिए वो कपलिंग नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, वो मेटिंग के लिए कॉल करने पे क्या होगा, उसको दिक्कत होगी, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा और धीरे धीरे वो न्यू स्पीसीज बन सकता है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। प्लाज्मोडियम इज ए पैथोजन दैट कॉजेज मलेरिया, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द पैथोजन। प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया कॉज करता है पैथोजन, तो कैसे वो इन्फेक्ट करता है। पहला दिया है स्टेज ऑफ द पैथोजन एज इट ट्रांसफर बाय द वेक्टर वाइट, स्टेज सेकंड दिया है फर्स्ट साइट इन द होस्ट बॉडी वेयर द पैथोजन इन्फेक्ट एंड प्रोलिफरेट्स। मतलब तरह की पहली बार तो यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, जाएगा किसकी वजह जाएगा, वो वेक्टर की वजह जाएगा। उसके बाद से फीमेल एनाफिलिस, उसके बाद से कौन से सेकेंड स्टेज में कौन से बॉडी के पार्ट को पहले इफेक्ट करता है, थर्ड स्टेप में कौन सा, उसके बाद से किसको इफेक्ट करता है, और फोर्थ में उसके बाद किसको ये इफेक्ट करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया ए में दिया है, सबसे पहले स्टेज आएगा स्पोरोजोइट स्टेज, फिर जाके इफेक्ट करेगा एरिथ्रोसाइट इन्फेक्शन मतलब रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेगा, फिर लीवर को इन्फेक्शन करेगा, फिर गैमेटोसाइट बनाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे लिए गलत है। दूसरे ऑप्शन में क्या दे रहा है, गैमेटोसाइट पहले बन जाएगा, इरेथ्रोसाइट इन्फेक्शन बाद में करेगा, यानी रेड ब्लड सेल के ऊपर इन्फेक्शन बाद में करेगा, उसके बाद से लीवर के ऊपर इन्फेक्शन करेगा, उसके बाद स्पोरोजोइट स्टेज बनेगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है।
सी में दिया है गैमेटोसाइट स्टेज पहले कर लेगा फिर लीवर, तो गैमेटोसाइट स्टेज तो पहले करते नहीं तो लास्ट में बनता है, ये भी ऑप्शन गलत है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसमें ऑप्शन क्या होता है, सबसे पहले स्पोरोजोइट स्टेज होता है, उसके बाद सबसे पहले अगर किसी बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करता है तो वो लीवर को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद से लीवर के बाद पहुंचता है वो रेड ब्लड सेल में इन्फेक्शन करता है, और रेड ब्लड सेल से निकलने के बाद वो गैमिट बना लेता है, मेल और फीमेल गैमिट, गैमेटोसाइट स्टेज बना लेता है। तो ऑप्शन डी जो हमारा है ये हमारा ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है विच mRNA विल बी ट्रांसलेटेड टू पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेनिंग 8 अमीनो एसिड ABCD। इसमें से चार ऑप्शन दिया है, इसमें बता रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है जो सही होगा सीक्वेंस आरएनए का जो बनाएगा हमारे पास 8 अमीनो एसिड। आपको बताता चलता हूँ कि 3 का, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया AAU, 3 मिल करके एक कोडॉन बनता है, एक कोडॉन बनता है, और एक कोडॉन मिल करके एक अमीनो एसिड बनाता है, एक कोडॉन मिलकर क्या करता है, एक अमीनो एसिड बनाएगा। तो आपको काउंट करना होगा, लगभग जिसके पास 8 कोडॉन हो तो 8 अमीनो एसिड बन जाएगा। तो देखिए इसको हमने काउंट कर चुका है पहले से, अगर आप काउंट करेंगे तो फिर से वही आएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6, 7, 8 और ये 9 कोडॉन मिल गया। तो हमको बनाना, इसमें पूछ रहा है कि कौन से में से 8 अमीनो एसिड बनेगा। देखिए पहला वाला जो ऑप्शन हमारा है, पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें क्या है कि 9 अमीनो एसिड बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा क्योंकि 9 कोडॉन है। दूसरे वाले में क्या है हमारे पास, पहले हम चलते हैं दूसरे वाले पे। हाँ दूसरे वाले देखिए इसके पास कितना, इसके पास भी 9 क्योंकि लेटर एकदम बराबर में यार, जिसके पास भी 9 कोडॉन होगा। लेकिन लास्ट में UGA, अच्छे समझिए यहाँ पे UGA उगा जो होता है ये होता है स्टॉप कोडॉन, तो इसके वजह से कोई अमीनो एसिड बनता नहीं है, बस रोकता है। तो टोटल हमारे पास 9 था, लेकिन बचा कितना हमारे पास है, 8 है, क्योंकि ये वाला तो अमीनो एसिड बनाता नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे UAAG आ गया है, उगाग आ चुका है, तो ये भी 8 अमीनो एसिड नहीं बना पाएगा, केवल 7 ही बनाएगा। और यहाँ पे इसका कोई सिक्वेंसिंग है नहीं प्रॉपर तरीके से जिसमें अमीनो एसिड बनेगा, तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ऑर्डर टू आइसोलेट जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ बैक्टीरियम द सेल मस्ट बी ट्रीटेड विथ। क्या होता है कि अगर किसी बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल निकालना है, तो मान के चलिए ये कोई बैक्टीरिया है और इसका जेनेटिक मटेरियल निकालना है तो जेनेटिक मटेरियल इसका बीच में होगा, तो हमको बीच तक पहुंचने के लिए इसके बॉडी को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है लाइसोजाइम की बनी होती है। उसकी सेल वॉल कैसी बनी होती है, लाइसोजाइम की। तो ये ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले लाइसोजाइम को हम तोड़ेंगे, फिर राइबोन्यूक्लियेज डालेंगे तो राइबोन्यूक्लियेज टूटेगा, फिर प्रोटीएज, फिर चिल्ड इथेनॉल, तब जाके हमको क्या मिलेगा, इसका DNA निकल के मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। बता रहा है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व सॉरी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है क्या काम करने के लिए। पहला दिया यूजिंग पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जूडियसली, दूसरा दिया यूजिंग बायोकेमिकल कंट्रोल एजेंट्स, थर्ड दिया एंगेजिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ओनली सही है, बी ऑप्शन ओनली सेकंड, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी ओनली थर्ड। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। यूजिंग पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जूडियसली, यूजिंग बायो कंट्रोल एजेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके हम बचाएं फसल को, और यूजिंग बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज करके क्या करें हम लोग फसल को बचाएं। ये MCQ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर ज़्यादा हमारा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, तो हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं डायरेक्ट इसके ऊपर। अब यहाँ पे असर्शन रीजन आ गया, तो असर्शन दिया यहाँ पे द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन इज द। असर्शन रीजन आपको मालूम होगा, इसमें कैसे ऑप्शन देना होता है। ऑप्शन देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन डी है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13।
Assertion: the ability of pistil to recognize the pollen is the result of a continuous dialogue between pollen and pistil. Reason: this electrical dialogue allow only compatible pollen to the germinate. तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? इसका जो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन सी सही होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसका ऑप्शन क्या होगा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा है इसके ऊपर, तो रीजन हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14th पे। सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। बता रहा है सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। बता रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किसी कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, बट कुछ जो होते हैं अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। रीजन: दी एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड एंड हैज जेनेटिक बेसिस। एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड एंड हैज़ अ जेनेटिक बेसिस। बता रहा है कि जो एडेप्टिव एबिलिटी होता है अपने आप को अडेप्ट करने का, वो इनहेरिट होकर के एक पेरेंट से प्रोजनी के अंदर जाता है एंड हैज़ अ जेनेटिक बेसिस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा सही? बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बता रहा क्या रहा है कि इसमें असर्शन और रीजन दोनों सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। Excess dose of coke or crack produces a sense of euphoria, increase energy and causes hallucination. अब इसका मतलब क्या होता है कि एक्सेस डोज कोक और क्रैक का ड्रग का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होता है? यूफोरिया, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, कॉजेज हेलुसिनेशन, जो चीज़ें नहीं है वो दिखाई देंगी, बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाएंगे। अब रीजन क्या दे रहा है? इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन। यानी ये जो ड्रग है वो हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ जो डोपामिन का ट्रांसपोर्ट है उसके साथ जाकर के ये क्या करता है? इंटरफेयर करता है। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है, सॉरी रिसेप्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, जो क्या करता है? हमको बहुत ज़्यादा खुश महसूस, मतलब हमको खुशी रखता है। जो हम जब भी हैप्पीनेस महसूस करते हैं, फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, तो वो किसके से होता है? डोपामिन की वजह से ही होता है। तो अभी देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका यही होगा, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन जो हमारा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। रोजी वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ टू मेक मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस मिल्क फॉर कंजप्शन ऑफ बाई ह्यूमन बेबीज। रोजी एक ट्रांसजेनिक काउ थी जिसका जीन बदल दिया गया था, जो क्या करता था? बता रहा है कि जो न्यूट्रिली बैलेंस मिल्क कंजप्शन करता है बाई ह्यूमन बेबीज। The milk of Rosie cow contain human beta lactalbumin which is made to the milk rich in protein. अब इसका ऑप्शन देखिए क्या होगा सही। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन जो है वो ट्रू है लेकिन रीजन का पीछे कोई इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, रीजन इसका क्या होगा? फॉल्स होगा। और रोजी के ऊपर हमने वीडियो शायद बनाया हुआ है, उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। During artificial hybridization, it is important to ensure that only desired pollen grains are used for pollination. How is it ensured? बता रहा है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ओनली डिजायर, मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जब हम करते हैं प्लांट को लेकर के तो उस टाइम पे क्या होता है? हमको ये ध्यान देना होता है कि डिजायर्ड ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इट इज Question number 17. During artificial hybridization, it is important to ensure that only desired pollen grains are used for pollination. How is it ensured? Artificial hybridization में ये ध्यान देना होता है कि उस टाइम पे हम लोग डिजायर्ड pollen grain को ही सेलेक्ट करके लाएं और उससे pollination करवाएं। How is it ensured? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसका आंसर हमारे पास है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? 17। ये हमारा होगा इट इज अचीव बाई इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। ये हमारा कैसे होगा? इमास्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक की वजह से हो पाएगा। इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बट बिफोर द एंथर डेसेस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोरसेप इज नेसेसरी। दिस स्टेप इज रेफर्ड टू एज इमास्कुलेशन। Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग प्रोसेस। अब इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए इसमें क्या होता है। तो इमास्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक में होता क्या है, देखिए यहाँ पे। तो प्रॉपर अगर हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना है तो उसमें क्या ध्यान देना होगा, प्रॉपर तरीके से कि हमको उसमें ये ध्यान देना होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में डिजायर्ड हमको पॉलन ग्रेन ही ला करके उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो उसके लिए हम लोग दो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास यहाँ पे कोई फ्लावर है और इस फ्लावर के पास मेल गैमिट भी है, सॉरी इसके पास क्या है, मेल पार्ट भी है, उसके साथ साथ कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट भी है, इसके पास फीमेल पार्ट भी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपस में पॉलिनेशन हो जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाना है, आर्टिफिशियल तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो इसके लिए हम लोग दो टेक्निक करते हैं, इमास्कुलेशन एंड बैगिंग। इमास्कुलेशन का मतलब होता है कि जो यहाँ पे क्या बोलते हैं मेल पार्ट है, यानी जो एंथर होता है, जो एंथर होता है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्लावर है, ये स्टिग्मा उसका हो गया और यहाँ से क्या हो गया, उसका एंथर हो गया। तो एंथर को कट करके हटा देना, उसको हम लोग बोलते हैं इमास्कुलेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इमास्कुलेशन। उसके बाद से हट गया ये। अब इस ओवरी को क्या कर देंगे, सॉरी स्टिग्मा क्या कर देंगे हम लोग, बटर पेपर से, किससे, बटर पेपर से क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं। तो बटर पेपर से ढक देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं बैगिंग टेक्निक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैगिंग। अब क्या होगा जब बैगिंग, अब यहाँ से एंथर से तो पोलन ग्रेन हट गया है, अब हम क्या करेंगे, किसी दूसरे जगह से पोलन ग्रेन लेकर के आएंगे और इसका बैगिंग हटा करके, बैग को हटा करके इसके ऊपर पॉलिनेशन करवा देंगे। तो इससे हमारा डिजायर्ड पोलन ग्रेन हमारा तैयार हो जाएगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन इस तरह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग कहाँ पहुंचे थे, क्वेश्चन नंबर 17 पे, 18 पे बात करते हैं। हाउ इज द rate of initiation of RNA polymerase at a given promoter in a transcription unit of prokaryote regulator। बता रहा है कि प्रोकैरियोट के अंदर एक गिवन प्रोमोटर एंड पे जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके रोल को कैसे इनिशिएट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो आइए इसका पहले आंसर पढ़ते हैं। इसका आंसर दिया है, इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटीज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज at a given promoter is regulated by accessory protein that have an ability to recognize start site। इसके पास कुछ accessory proteins होते हैं, उससे क्या किया जाता है, इसको रेगुलेट किया जाता है। These regulatory proteins can act both positively activators and negatively repressor with operator which is adapted to the promoter in an operon unit। बता रहा है कि जो कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं उसके हेल्प से रेगुलेट किया जाता है और उस प्रोटीन के पास दोनों चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव भी शो करता है वो, नेगेटिव भी शो करेगा वो, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शो करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपके क्वेश्चन नंबर 19 में टेबल दिया हुआ है, और टेबल बिलो सो हाइपोथेटिकल ब्लड रिपोर्ट ऑफ पेशेंट। एक पेशेंट का हाइपोथेटिकल ब्लड रिपोर्ट दिखा रहा है। अब इसको समझते हैं। अब इसमें क्या दिया है, टेस्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, ऑब्जर्व वैल्यू दिया है, यूनिट दिया है, रेफरेंस रेंज दिया है, ल्यूकोसाइट के बारे में दिया है। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना इसके पास है, इसके पर्सन के पास 1100 पर माइक्रोमीटर, और रेफरेंस कितना होना चाहिए, 4400 से लेकर के 11,000 तक के बीच में होना चाहिए। तो इसका कम है। न्यूट्रोफिल्स कितना 31% है, कितना होना चाहिए 55 to 70 होना चाहिए। लिम्फोसाइट कितना 25 है, कितना होना चाहिए 20 से 20 40 होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेसोफिल कितना होना चाहिए 0.5 से 1, तो 0.5 ये भी ठीक है। स्नोफिल कितना होना चाहिए 1 से लेकर के 4 के बीच में, तो 2 है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। मोनोसाइट कितना होना चाहिए 1 से 8, लेकिन यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको कम दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा न्यूट्रोफिल इसका कम, और एक दिख रहा है मोनोसाइट कम। और कुल मिला जुला कर क्या कम दिख रहा है हमको, ल्यूकोसाइट, इसका WBC क्या है, कम दिख रहा है। अब क्वेश्चन दे रहा है, और लुकिंग एट द वैल्यू सजेस्ट विच डिफेंस मैकेनिज्म इम्यूनिटी इज अफेक्टेड एंड स्टेट हाउ दिस डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड इम्यूनिटी। बता रहा है कि इसमें से कमी की वजह से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म हमारा क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन बी दिया, नेम द बैरियर विथ लीस्ट काउंट एंड इन्यूमरेट इट्स रोल इन द प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। तो इसका आंसर पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसका आंसर क्या दिया है, इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज अफेक्टेड। क्या होता है इनेट इम्यूनिटी, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होती है हमारे पास इनेट इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है
वो इम्यूनिटी कौन सी होती है, और एक हमारा होता है इनेट इम्यूनिटी, ये कौन सी होती है। इनेट इम्यूनिटी हमको बर्थ के टाइम से मिला होता है, तो ये वाली इम्यूनिटी हमारी क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि WBC भले एक्स्ट्रा बनता है लेकिन जो उसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो पहले से बना रहता है, स्टार्टिंग से, बर्थ के टाइम से ही, तो वो वाली हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगी, इफेक्ट पड़ेगी। और बी दिया सेलुलर बैरियर मोनोसाइट इज विथ लिस्ट, यानी जो 0% था यहाँ पे मोनोसाइट जो है, देखिए यहाँ पे जो मोनोसाइट है यहाँ पे 0% है, इसके वजह से क्या होगा, सेलुलर बैरियर मोनोसाइट इज विथ लिस्ट काउंट एंड इट कैन फैगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। जो ये मोनोसाइट है ये क्या करता है, फैगोसाइट्स करता है, डिस्ट्रॉय करता है, माइक्रोब्स को मारने में काम करता है, लेकिन इसके वजह से अगर ये कम मात्रा में रहेगा तो ये माइक्रोब्स को मार नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, अ चीज मेकर क्लेम टू बी अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, हाउ विल यू सपोर्ट द सेम। बता रहा है कि चीज मेकर, एक चीज बनाने वाला आदमी बता रहा है कि मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो वो अपने आप को कह रहा है कि मतलब साबित कर रहा है कि मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ। हो सकता है कुछ लोग नहीं मान रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट होने के लिए। हाउ विल यू सपोर्ट द सेम, आप उसकी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि हाँ ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट है या नहीं है। तो इसके पीछे का आंसर क्या है ये समझते हैं पहले आंसर को। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 20, एनीवन हु कैन यूज modify any living organism or their product using technology is considered to be a biotechnology। बता रहा है कि कोई भी इंसान अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहा है या उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है उनके द्वारा बना करके, तो उसको बायोटेक्नोलॉजिस्ट हम लोग बोल सकते हैं। दस चीज मेकर कैन यूज द बायोटेक्नो कैन बी, जो चीज मेकर है उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजिस्ट बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, एज ही यूजेज माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया फंजाई टू मेक चीज फॉर कमर्शियल पर्पज, क्योंकि वो क्या करता है, चीज़ बनाने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए वो बहुत सारे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करता है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेगा, फंजाई का इस्तेमाल करेगा, तो इसलिए हम उसको बायोटेक्नोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्यों बायोटेक्नोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि ऊपर दिया भी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेगा उनके प्रोडक्ट बनाने के लिए, सेलिंग के लिए, उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 21 दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, अटेम्प्ट इधर ऑप्शन ए और बी, इसमें से कोई ऑप्शन ए को करना है या तो ऑप्शन बी को करना है। क्वेश्चन दिया है ए, कंपेयर द टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ बायोमास, कंपेयर द टू इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास फर्स्ट एंड सेकेंड गिवन वैल्यू एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच दिस इज पॉसिबल। आपको पिरामिड दिया हुआ होगा, अब देखिए पिरामिड क्या दिया है। एक फिगर ये दिया है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये पिरामिड, और दूसरा पिरामिड ये दिख रहा है फिगर 2। अब दोनों को हम लोग समझते हैं, ये दोनों को समझते हैं। ट्रॉपिक लेवल दिया हुआ है और यहाँ पे ड्राई वेट की kg/m मीटर पर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग। सबसे पहले नीचे जो ग्राफ दिखा रहा है, यहाँ पे जो पिरामिड दिखा रहा है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का है, सबसे ज़्यादा नंबर में दिख रहा है, इसका मास भी दिख रहा है, नंबर भी दिख रहा है। उसके बाद ये जो दिखा रहा है ये प्राइमरी कंज्यूमर का दिखा रहा है, ये प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर का दिखा रहा है, और ये टर्सरी कंज्यूमर का दिखा रहा है। इनका ड्राई वेट दिया है 109 दिया है, यहाँ पे 37 दिया है, इसका दिया है, मैं यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर का 809 दिया है, प्राइमरी कंज्यूमर का 37 दिया है, सेकेंडरी कंज्यूमर का दिया 11 और टर्सरी कंज्यूमर का दिया है 1.5 दिया हुआ है। दूसरा पिरामिड हमारा दिया हुआ है, प्राइमरी कंज्यूमर का प्राइमरी प्रोड्यूसर का 4 दिया है, और प्राइमरी कंज्यूमर का हमारा कितना दिया है 21 दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी इफ 200 जूल्स ऑफ द सनलाइट आर अवेलेबल। जो हमारा पहला इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन दिया था, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया था, कंपेयर टू इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास फर्स्ट एंड सेकेंड।
अब इसका कंपैरिजन करते हैं हम लोग, आंसर पे आइए। इसका हमारे पास आंसर है द फर्स्ट अपराइट, यानी ये वाला जो पिरामिड दिख रहा है ये वाला, और देखिए ये नीचे वाला, द फर्स्ट अपराइट pyramid of biomass correspond to terrestrial ecosystem. Producer has maximum number biomass decreasing with herbivores, primary consumer, secondary consumer, and tertiary consumer. Second inverted pyramid refers to small standing crops of phytoplankton supporting a large standing crops of zooplankton aquatic ecosystem. अब इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो ये जो पहला पिरामिड दिखा रहा है, ये दिखा रहा है टेरेस्ट्रियल लैंड का दिखा रहा है, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, जहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है या मास भी उनका क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसका जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये मास क्या होगा उनका घटता चला जाता है या नंबर भी क्या होगा घटते चला जाएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ऊपर अगर बात करें। और जो ये फिगर सेकेंड दिखा रहा है ये हमारा बता रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जिसमें क्या होता है बहुत कम प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी फाइटोप्लैंक्टन जो है वो सपोर्ट करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में। इसमें पर आप जाएंगे तो प्राइमरी जो कंज्यूमर प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं उनकी नंबर या संख्या क्या होती है, कम होती है, बट प्राइमरी कंज्यूमर का क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो क्योंकि ये छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, बट ये इनको सपोर्ट करते हैं। अब होता क्या कि एक्वेटिक रीजन में क्या होता है, जैसे ये खत्म होंगे तुरंत यहाँ पे इसके जगह पे ग्रो करके नए प्लांट आ जाते हैं, इसलिए सपोर्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी द टू कितना दिया है 100,000 10,000 लैख 20 लाख जूल्स ऑफ द सनलाइट आर अवेलेबल। आपको बता दूं कि जब भी एक जगह से दूसरे जगह जब एनर्जी का फ्लो होता है, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर से जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, तो इसका केवल 10% इसमें जाएगा, और इसमें से जब इसमें जाएगा तो इसका केवल 10% इसमें जाएगा, और इसमें से जब इसमें जाएगा तो इसका केवल 10% जाएगा। ठीक है, सपोज करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे अगर 1000 मानते हैं, तो यहाँ पे केवल जाएगा 100 जूल एनर्जी जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 10 जूल जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा 1 जूल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 2 लाख जूल एनर्जी दिया हुआ है, तो कैसे जाएगा देखिए यहाँ पे 2 लाख जूल ऑफ सनलाइट है, तो इसका 10% जाएगा तो 200 जूल जाएगा केवल, उसका से इसका 10% जाएंगे तो केवल 200 जूल जाएगा, इसका 10% जाएगा तो केवल 20 जूल जाएगा, इसका 10% जाएगा तो केवल 2 जूल। यानी जब भी एनर्जी का फ्लो होता है, जब भी एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है प्राइमरी प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक जाएगा, तो केवल 10% ही पास होता है, इसका 10% एनर्जी केवल इसमें जाएगा, इसका 10% केवल इसमें जाएगा, इसका 10% केवल इसमें जाएगा, और इसका 10% केवल इसमें जाएगा। तो यहाँ पे 2 लाख दिया तो 22,000, उसके बाद से हमारे पास आ गया 200, उसके बाद से 20 जूल, और उसके बाद से 2 जूल यहाँ पे एनर्जी जाएगा। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बाद फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, मतलब जिनको दिखने में दिक्कत होता है उनके लिए क्वेश्चन है, तो ये हमको सॉल्व नहीं करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, अ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस